हरियाणा में हो रहा है 2047 के लिए मंथन। सैनी इस वक्त चंडीगढ़ में 2047 को लेकर मंथन कर रहे हैं कि हरियाणा उसके विकास में कैसे निभाए भागीदारी। क्या अब होगा कांग्रेस में अपनी डपली अपना राग बंद? हाई कमान ने जारी किया फरमान। अर्जुन चौटाला और प्रशासन के बीच तू मैं क्या सरकार लेगी कोई एक्शन? विनेश हुई मुकाबले से बाहर, फोगाट खाप विनेश के समर्थन में उतरी। नीट पेपर लीक मामले में अब हिमाचल सरकार का प्रदर्शन, जांच के लिए उठाई मांग। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की गाड़ी का कटा चालान, लोग क्यों हुए हैरान? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं लेकर हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन की शुरुआत आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सरकार के विजन 2047 के साथ करेंगे। चंडीगढ़ में इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने कैबिनेट के साथ विजन 2047 को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस मंथन में सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ आने वाले 5 सालों में हरियाणा का क्या रोड मैप होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा में कल ही नई औद्योगिक नीति लॉन्च की गई है और इस औद्योगिक नीति के लॉन्च पर ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। कल गुरुग्राम से आप देख रहे थे, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई है जिसे नाम दिया गया है मेक इन हरियाणा, और इस पॉलिसी के शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ अंकित दुदानी जुड़े हैं और उनसे जानते हैं। अंकित, इस वक्त 2 चीज़ें हो रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर भी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं, वो भी मंथन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो दोनों खबरों को अगर हम समावेश करें तो हरियाणा सरकार क्या 2047 को लक्ष्य बनाकर चल रही है या आने वाले चुनावों में? बिल्कुल 2047 का लक्ष्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। हर रोज देखते हैं कि मुख्यमंत्री 2047 का टारगेट रख करके और बैठकें कर रहे हैं। वो अलग अलग विभागों की बैठकें होती है, उसमें टारगेट दिए जाते हैं कि अभी से क्या काम करने हैं, जो अभी से किए जाए, जिससे कि 2047 में जब प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र का एक सपना देखा है और एक टारगेट रखा है, तो तब तक हरियाणा भी वहां तक पहुंच जाए। तो उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मनोहर लाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और ऊर्जा मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के, तो वो भी आज यहां मौजूद थे। उनके साथ लगभग 17 सांसद मौजूद थे। उसमें पप्पू यादव का नाम है, उसमें सुभाष बराला का नाम है, उसमें अलग अलग जो प्रदेशों के सांसद यहां मौजूद थे और बैठ करके मंथन हुआ कि किस तरह से बिजली के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बना जाए और किस तरह से आगे जो चैलेंजेस हैं, वो चाहे सोलर ऊर्जा को लेकर के हो, EV को लेकर के हो, इन सारी चीजों को लेकर के, हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर के हो, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर जो है उसको लेकर के हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो कहीं ना कहीं सारी पावर्स को लेकर के यहाँ जो चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद काफी मंथन हुआ। उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुआ और उन्होंने विस्तार से अपनी पूरी जानकारी भी दी है। जैसा तो कहीं ना कहीं जो टारगेट दर्शकों को बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो हरियाणा का जो विजन है अगले 5 साल का, या यूं कहिए 2047 को लेकर मंथन कर रहे हैं। वहीं पर मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री भारत के, वो भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं और कई राज्यों के पावर मिनिस्टर इस वक्त यहां पर हैं।
इस वक्त जो हालात पूरे देश में चल रहे हैं या यूं कहिए कि दुनिया में चल रहे हैं, ईंधन की कमी और पावर की जो कमी है उससे लोग जूझ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्या इससे पार पाने के लिए भी जो मनोहर लाल खट्टर साहब की बैठक इस वक्त चल रही थी चंडीगढ़ में, उसमें कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं आपके समक्ष? बिल्कुल, इसमें जरूर, क्योंकि जिस तरह से विश्व में एक टेंशन है और उस टेंशन का प्रभाव सीधा सीधा भारत पे कहें या पूरे विश्व पे कहें पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है ईंधन बचाने की, तो उसके लिए ईवी को प्रमोट हम कर रहे हैं, लगातार नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। वहीं सोलर ऊर्जा की जहां तक बात है तो सोलर ऊर्जा क्योंकि दिन दिन के डे टाइम में ही मिल सकती है, वहीं हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी से मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी अलग अलग तरह की जो बिजली की जो एक चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी गर्मी के अंदर भी बिजली की चुनौती है कि बिजली कैसे हर आम आदमी को मिले और पूरी मिले, तो उसके लिए भी एक चुनौती है। तो अलग अलग टारगेट रखे गए हैं और उसके लिए अलग अलग प्रदेशों में जाकर भी खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठकें कर रहे हैं। उसके तहत पश्चिम बंगाल में वो बैठक करके आए हैं, त्रिपुरा में वो बैठक करके आए हैं, अब कल हरियाणा की जो बिजली विभाग है उसके साथ बैठक की थी। तो अलग अलग जो चैलेंजेस हैं वहां चैलेंजेस का भी पता कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसका क्या सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन भी अधिकारियों के माध्यम से, वहां के मंत्री के माध्यम से देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, एक सवाल मेरा कि कल जो मेक इन हरियाणा लॉन्च की गई नई पॉलिसी, इसमें जो खबर आई है 1 लाख करोड़ के करीब एमओयू साइन किए गए हैं। तो ये अगर एमओयू वास्तव में जब ज़मीन पर आएंगे तो क्या 2047 का जो लक्ष्य लेकर मोदी सरकार चल रही है या यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार चल रही है, तो कितना उसका लाभ देश में और प्रदेश में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, प्रदेश में कहीं ना कहीं नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पहले कैबिनेट की बैठक के अंदर मंजूरी दे दी गई थी, कल धरातल पर लॉन्च कर दी गई है। गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा फंक्शन किया, खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां मौजूद थे, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह वहां मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट की मौजूदगी के अंदर वो पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। काफी रियायतें जो है वो उद्योगपतियों को अब की बार दी जा रही हैं और बाहर के जो विदेशों के उद्योगपति हैं उनको भी काफी रियायतें दी जा रही है। वन विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है कि कोई भी अगर हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगाता है तो उसको जगह जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन विंडो सिस्टम होगा, वहीं उसके सारे काम होंगे और वो इंडस्ट्री लगाने में उसको सहूलियत होगी। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात और बड़ी बात यह कि अंकित, जब वन विंडो सिस्टम होगा तो जो उद्योगपति हैं उनको जगह जगह जाकर अपनी फाइल नहीं पहुंचानी होगी, जिसमें अक्सर डिले होते थे। इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात ये लग रही है मुझे। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और हरियाणा कांग्रेस को लेकर जो आज खबर आई है उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब इस वक्त मुखातिब हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं और फिर वापस लौटेंगे हरियाणा और हिमाचल की खबरों पर। पर हेक्टेयर जानी कि 2.5 लाख रुपए 2.5 एकड़ का वो 3 करता जी। तो वाइट श्रिंप के उत्ते 4.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर सी पहला, उन्होंने 5.5 लाख करता जी। और ये नाल की है कि पहला जो लोन नहीं मिलता सी तो गलत मलत कागज भर के या कोई बैंक के मैनेजर के थ्रू कोई कमीशन या करप्शन दे के कोई ना कोई तरीका लभ लिया जाता सी। असीं वो सारे गलत कागज भरन वालियां जिहड़ियां लोड़ां ने वो वैसे ही असीं खत्म करतीआं। ते इहदे नाल जिहड़ी उन वध इंट्रस्ट ते बहुत ज़्यादा इंट्रस्ट ते लैना पैंदा सी, मजबूरी च करजा, वो तो भी बचाव होऊगा। ते पुरानी नीति जिहड़ी है 26 साल बाद उन्होंने बदलण लग्गिआं सी, 2000 सन दे विच बनी सी। तो चैकां ते पासबुक वाली दुनिया जिहड़ी है वो हुण खत्म हो गई। हुण तां QR कोड भी वरत के उत्थे वो पेमेंट कर सकते हैं या अपना स्टेटमेंट कढा सकते हैं। तो नाल नाल बागवानी वास्ते सारियां सब्जियां वास्ते पहला 33,000 की कोई लिमिट सी, हुण असीं उन्हां नूं अलग-अलग मैं तुहाडे सामने दसता अलग-अलग करता। ते नाल पशु पालकां वास्ते विदेशी नस्ल की गां ਲਈ KCC ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 70,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 87,591 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਝੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ। ਤੇ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 7% ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 11 12 ਤੱਕ 13% ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 7% ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 243 ਸੀ, 2022 'ਚ 157 ਰਹਿ ਗਈ, 2023 'ਚ 141, 2024 'ਚ 84, 25 ਤੇ 26 ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪ੍ਰਚਲਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ अपनी खत्म करे। तब तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप इस वक्त सुन रहे थे और जन भलाई के लिए, किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं ताकि किसानों को लाभ पहुंचे वो आज ऐलान कर रहे थे। कुछ समय के बाद पंजाब में चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर राजनीति गर्म है। अब बात हम कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में विपक्ष में है, पंजाब में विपक्ष में है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है। उसकी बात हम क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो कांग्रेस है उसकी हाईकमान ने एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी डपली अपना राग वाला सिस्टम जो है अब नहीं चलेगा। अपनी डपली अपना राग, ये कहावत हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता कभी अपने आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहीं पर वो यात्रा निकालने लगते हैं, कहीं पर वो धरना देने लगते हैं और उसमें जो उन्हीं की पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो उनका साथ नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है, कांग्रेस की जगहसाई होती है और कांग्रेस में जो फूट की बात है उस पर लगातार मीडिया सवाल उठाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस ने एक फरमान जारी किया है कि कांग्रेस के कोई भी नेता अपनी मर्जी से ना तो धरने दे सकते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना कोई यात्रा निकाल सकते हैं कांग्रेस के नाम पर। तो अब जो ये फूट वाली बात अक्सर सामने आती थी, शायद आने वाले समय में इससे राहत मिलेगी और कांग्रेस अब सोच समझकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यात्रा या धरने, प्रदर्शन, इस पर रोक लगाएगी और इन सभी के लिए हाईकमान से जब परमिशन मिलेगी तो जो फूट वाली बात है, जो जगहसाई वाली बात है, इसमें भी नियंत्रण हो पाएगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम एक बार फिर से रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित,
अब जो ये फरमान आया है, बार बार आप भी खबर करते हैं कि ये जो कांग्रेस है ये डिवाइडेड है। हरियाणा में बात करें तो एक हुड्डा कांग्रेस है, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस है, एक शैलजा कुमारी की है। तो अब इस पर कुछ रोकथाम लगेगी या ये फरमान जो है महज कागजों में दब कर रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता इतने बड़े हैं कि वो आला कमान की परवाह भी कभी करते नहीं हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक फरमान जरूर आया है और इस फरमान का जमीनी स्तर पर कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर ये इस फरमान को जारी करने की वजह यही रही है कि सभी नेता अपने आप में सक्षम हैं और वो अपने हिसाब से कार्यक्रम बना लेते हैं। वो कहते तो ये हैं कि हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कोई भी नेता, लेकिन जिसके इलाके में प्रोग्राम होता है उसका अपोजिट जो नेता होता है, उसके समर्थक हो या वो नेता हो, वो उस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। और इसका एक सीधा सीधा जो निकल करके सामने आ रहा है कि जो अभी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा हुई, पैदल यात्रा हुई, हालांकि उसको सब नकारते रहे कि वो आधिकारिक यात्रा नहीं है, कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, उसमें कुछ नेता शामिल होते थे, कुछ नहीं होते थे, लेकिन आखिरी दिन जब राहुल गांधी शामिल हुए तब ये ऐलान हुआ कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है, जबकि वो अक्टूबर में शुरू हुई थी। और अक्टूबर में यात्रा में भी जो आधिकारिक यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं अंकित, उस यात्रा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो शामिल नहीं हुए। बाद में जो विजेंद्र हैं वो कहते नजर आए कि वो तो बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे नेता की यात्रा में वो क्यों आएंगे। तो वहां पर भी ये वाला रूल तो लागू नहीं हुआ कि राहुल गांधी भी आते हैं तो भी वो एक कांग्रेस की यात्रा है, वो तो राहुल गांधी तो कहीं भी आ जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी उसी यात्रा के अंदर, यात्रा के समापन में शामिल हुए और इसलिए फिर उस प्रोग्राम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। भूपेंद्र हुड्डा का शामिल होना मजबूरी थी क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता आ रहे हैं और भी वहां भी गुटबाजी साफ तौर पर दिखी। कांग्रेस के हरियाणा के अंदर 37 विधायक हैं, लेकिन वहां भी 30 से ज्यादा विधायक वहां नदारद मिले, वहां नहीं पहुंचे, राहुल गांधी के आने के बावजूद नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से वहां भी शक्ति प्रदर्शन किया गया और 30 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे। और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये लेटर जारी किया गया, क्योंकि जो लेटर जारी करने वाले बीके हरिप्रसाद हैं, उन्होंने भी ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को आधिकारिक यात्रा नहीं बताया था और इस वजह से अब उन्होंने ये लेटर जारी किया है और एक अनुशासन का पाठ जो है वो कांग्रेस के नेताओं को पढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि धरातल पर ये कितना पाठ पढ़ा हुआ नजर आएगा वो अभी देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इसके बाद हम करने जा रहे हैं इनेलो की। इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला को भी गुस्सा आता है। अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं और विधायक हैं। रोहतक में उनके और प्रशासन के बीच तू-तू मैं हो गई। ये प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, और महंगाई के खिलाफ इस गर्मी में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो एसपी और डीसी के साथ अर्जुन चौटाला की काफ़ी तीखी बहस हुई। इस बहस को आप इस वक्त टीवी पे देख सकते हैं। अब ये बहस गर्मी के कारण थी या जो रुतबा चौटाला परिवार का है उस रुतबे के अगेंस्ट एसपी और डीसी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे विधायक साहब को, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जिला लेवल पर हर जिले के अंदर हमने ज्ञापन सौंपने का काम किया। उसी प्रकार से हमने रोहतक में भी डीसी को ज्ञापन सौंपा कि आगे प्रेसिडेंट को पहुंचाने का काम करो, इस प्रकार से इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। जिस तरह से प्रशासन के साथ थोड़ा सा चला है, क्या मामला? प्रशासन में जी कई लोग होते हैं, उनके ना बड़ा बहम होता है। कई लोग थोड़े सरकार के चाटुकार ज्यादा होते हैं, उनके कहीं ना कहीं होता है कि हम सरकार को राजी कर लें। उनको नहीं पता भी ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये बदलती है। आपको जनता के साथ, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अल्टीमेटली लेना पड़ा ना ज्ञापन, आना पड़ा उनको, नीचे आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, प्रशासन का भी हिसाब किताब किया जाएगा। अच्छा, अर्जुन चौटाला को आप देख रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे और चौटाला परिवार का चिर परिचित अंदाज कि आखिर प्रशासन को नीचे आना ही पड़ा, क्योंकि जब चौटाला परिवार का कोई भी शख्स, चाहे वो इनेलो से खड़ा होता है या जजपा से खड़ा होता है, तो प्रशासन को नीचे आना ही पड़ता है। यही इनका अंदाज है। अब एक और इसी से मिलती जुलती खबर हम करेंगे। हम अब बात करने जा रहे हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट
हमारे प्रदेश का, हमारे देश का गर्व हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन ये पहलवान के तौर पर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इनका जो झगड़ा है अक्सर संघ के साथ चलता है। अब विनेश फोगाट को आने वाले ओलंपिक्स के लिए ट्रायल में जब खिलाया गया तो ये कुश्ती में हार गई। कुश्ती में हारना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात या छोटी बात हो सकती है और खिलाड़ी का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके अनुसार इनको वहाँ पर अपना जो अधिकार है, जिन्होंने इनको हराया उसको दे देना चाहिए था। लेकिन विनेश फोगाट ने वहाँ पे आरोप लगाया कि वो केवल अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कुश्ती नहीं लड़ रही हैं, बल्कि उनका मुकाबला संघ के साथ भी है, जो लगातार उनको प्रताड़ित कर रहा है और उनके साथ पक्षपात कर रहा है। अब हारने के बाद जब विनेश फोगाट अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ जब थोड़ी सी मायूस हो गई तो उनके समर्थन में उतर आई खाप पंचायत। क्या है पूरा मसला, आइए सुनते हैं। सेमीफाइनल में हारने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उस गुड़िया के साथ केवल उसकी टीम थी 10-12 लोग, बाकी पूरा सिस्टम उस गुड़िया के खिलाफ बैठा था। हारने के बावजूद भी उस गुड़िया ने अपने कोच को कहा कि मैं फिर आऊँगी और इस देश के लिए एक दिन फिर मेडल लेके आऊँगी। इससे अच्छे साहसिक गुड़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो पहले कहते थे ना, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये तो झांसी वाली रानी से भी बढ़ करके निकली है। और हम ये कहना चाहते हैं कि बेटी, फोगाट खाप आपके साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ज़रूरत पड़ी आपके संघर्ष के लिए तो हम सर्वजातीय सर्व खाप को भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत होकर के अपनी आगे की तैयारी करें। बिल्कुल सही बात है। जब अपने घर की बेटी, अपने समाज की बेटी हार जाती है तो सबको दुख होता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी साफ कर देना चाहेंगे कि जिन्होंने इनको हराया है वो भी अपनी ही बेटी है और खेल के मुकाबले में हराया है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। और जैसे कल इनके ताऊजी महावीर फोगाट कह रहे थे कि 2028 में जो अब ओलंपिक्स होंगे उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये खेल है, इसको खेल भावना से ही लेना चाहिए। लेकिन अब हम उस भावना की बात करने जा रहे हैं जो भावना हमें शिमला से नज़र आ रही है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर सुनने पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, लोग हैरान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की पत्नी, वहां के मंत्री विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह का चालान काट दिया। अब ये जो चालान है ये तो महज 1500 रुपये का है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत है कि प्रतिभा सिंह का चालान कट गया। तो कुछ लोग उनके पक्ष में आ गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए क्योंकि सभी को समान अधिकार हैं। हुआ यूं कि शिमला के बारे में आप जानते हैं कि शिमला का एक पोर्शन ऐसा है जहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर गाड़ी अलाउड है लेकिन परमिट के साथ। तो विक्रमादित्य जी की मम्मी और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह जी की पत्नी और विक्रमादित्य की मम्मी जब इस सड़क पे जा रही थी तो उनके पास परमिट तो था लेकिन वो समाप्त हो चुका था और वकील वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इस सील रोड के लिए परमिट के लिए जो चालान ना हो इसके लिए 15,000 रुपये का परमिट बनता है, जिसका वो विरोध कर रहे थे। लेकिन प्रतिभा सिंह की गाड़ी फराटे से जा रही थी तो पुलिस वालों ने वकील के दबाव में आकर इनका चालान काटा। कुछ और लोग भी हैं जिनका चालान काटा। आइए पहले ये दृश्य देखते हैं, उसके बाद पूरी खबर को जानने के लिए रणबीर के पास भी चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ेंगे। बढ़ाने से कोई नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आना जाना इसको जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट से कोई मतलब नहीं। तो जो हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी छोटे शिमला से हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से चक्कर, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। तो न्याय प्रक्रिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है।
ट्रैफिक पूरी तरह से सर बंद कर दिया है। तो सर हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सर। अब हम अपने बच्चे को स्कूल से कैसे पिक करें? कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, हम क्या करें सर? प्लीज़ कुछ करिए। और हो सकता है इनके कोई वैलिड रीज़न हो, ये इसीलिए ये रोड पे आया। मैं इनको एग्री करती हूँ सर, सबके अपने रीजंस होते हैं, पर हमारे रीजंस को भी समझो ना। हम कोई, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लड़ रही हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ। मेरी तरह बहुत लोग हैं ऐसे, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो बसेस में सफ़र कर रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। सॉरी बट मेरा बच्चा बीमार रहता है, मैं अपने बच्चे को स्कूल में ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो जस्ट 4.5 साल का है, तो मुझे ओल्ड बस स्टैंड तक पहुँचा दीजिए। इनका प्रोटेस्ट है, हो सकता है सही प्रोटेस्ट है, हाँ करवा दीजिए। तो आइए अब सीधा रुख करते हैं रणबीर का, जो इस वक्त शिमला से मौजूद हैं, और इस खबर को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। रणबीर, ये माजरा क्या है कि जब प्रतिभा सिंह जैसी बड़ी नेत्री का चालान हो जाए, उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पति मुख्यमंत्री रहे हैं 6 बार, और खुद ये प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। भाजपा की होती तो चलो फिर भी हम कह देते कि भाजपा जो है इस वक्त पॉलिटिकल बदला इनसे ले रही है, तो अपनी ही सरकार बदला लेगी क्या प्रतिभा सिंह से? जी हाँ, देखिए आप जानते हैं शिमला को अच्छे से, और अगर कानूनन इस खबर को देखें, जो चालान कटा है तो कानूनन बिल्कुल सही आप ये कह सकते हैं। चालान जो कटा है वो कानून के मुताबिक सही है, क्योंकि जो ये गाड़ी है वो अभी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नाम पर है, और इस गाड़ी में जो है सील्ड रोड और जो रिस्ट्रिक्टेड रोड है उसका पास नहीं था। इसी के आधार पर जो है चालान कटा है, बहस बसाई वहाँ पर हुई है। दरअसल ये पूरा मसला इस वजह से उठा है कि जब से यहाँ सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के लिए जो पास बनते हैं होम डिपार्टमेंट से, उसकी जब फीस बढ़ाई गई, उसके बाद जो वकीलों के लिए पहले एक व्यवस्था थी कि उन्होंने हाई कोर्ट आना है, वो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका चालान नहीं काटा जाता था, लेकिन अब जो है काटा जाने लगा है, जिसको लेकर वकील जो है खासे नाराज थे। और आपने देखा कि किस तरह की परेशानी हुई, हंगामा किस तरह से हुआ। बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो वकील हैं वो एक ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की तरह नजर आए, ट्रैफिक कर्मी की तरह नजर आए कि हर गाड़ी को रोका गया। वो वहां पर खड़े होकर जो है उन्होंने जो है पुलिस से चालान करवाए। हालांकि इसमें गलती ट्रैफिक पुलिस की भी है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि ये तो वकील खड़े हो गए। अब कुछ मामले में बीच का रास्ता निकाला है। सुना कि वकीलों के लिए अब आने वाले समय में जो परमिट है उसकी राशि 15,000 से घटाकर कम की जाएगी। तो मामला सुलझ गया है या अभी भी वही हाल है? देखिए काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा। पहले ओकोवर तक वकील गए, उसके बाद मुख्यमंत्री से जब समय नहीं मिला तो ये जानकारी निकल कर आई कि फिर राज्य सचिवालय गए वकील, और काफ़ी संख्या में वकील थे। रोड जाम हो गया, चक्का जाम हो गया, तो उनके भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री आए उनसे मिलने, और अब ये मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, जो एक्टिव लॉयर हैं, उनकी एक सूची जो बार एसोसिएशन है वो सरकार को देगी, और सरकार नियमों में ढील देगी, और उन्हें रोका नहीं जाएगा। जिन्हें बार रिकमेंड करेगी वो गाड़ियों के नंबर की सूची जो है बार देगी। तो ये मसला जो है काफ़ी यहाँ पर बढ़ गया था, और स्थिति किस तरह से गंभीर हुई। एक बार तो बहुत शुक्रिया रणबीर, बहुत शुक्रिया रणबीर। ये अच्छी बात है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, और जब आम आदमी को उस सड़क पे जाना हो तो पहले तो परमिट ही नहीं मिलता है तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। गाड़ी चाहे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य के नाम पे हो और चाहे वहाँ पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष बैठी हो, तो चालान कट गया। इस बात की चर्चा है। तो ये भी चर्चा है कि कानून सबके लिए बराबर है, और जो भी रियायत इनको मिलती है तो वही जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी ढिलाई बरती जानी चाहिए। बहरहाल इस बुलेटिन को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।